नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। मैं असलम खान स्वागत करता हूं आपका स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कल हम इतिहास पढ़ रहे थे। तो इतिहास में हमने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ लिया था, जिसमें कि ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, अपना बौद्ध ग्रंथ हो गया, जैन ग्रंथ हो गया। ये सारे ग्रंथ अपन ने पढ़ लिए थे। और फिर अपन एक अगले टॉपिक पर आने वाले थे, जिसमें कि कल्पना प्रधान लोक साहित्य था, जिसमें ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए और विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत हो गए। तो हमने यहाँ तक हम पढ़ने वाले थे। तो हमने कल्पना प्रधान में ऐतिहासिक ग्रंथ में अर्थशास्त्र को पढ़ लिया था। और उसके बाद जो है अर्थशास्त्र को हमने पढ़ा था, और फिर थोड़ी ही देर बाद लाइट चली गई थी, तो हमारा कुछ ज़्यादा कवर नहीं हुआ था। उसके बाद हमने हर्ष चरित्र को भी पढ़ा था। तो दोस्तों, जो तीसरा जो हमारा है वो था दोस्तों महाभाष्य। तो अपन आगे की क्लास को कंटिन्यू रखते हैं और आप बने रहिए हमारी चैनल पर। तो भैया, तीसरा जो महत्वपूर्ण है वह है महाभाष्य। क्या है दोस्तों? महाभाष्य। इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना किसने की थी? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, इसकी रचना जो पतंजलि ने की थी। और जो पतंजलि कौन थे? तो ये अष्टांग योग के सूत्रधार थे, कि पतंजलि ने अष्टांग योग दी है। तो महाभाष्य इसकी रचना किसने की थी दोस्तों? पतंजलि ने। ठीक है। और इस महाभाष्य में उन्होंने क्या बताया था कि पतंजलि जी ने इस ग्रंथ में जिसकी उन्होंने रचना की थी, इसमें क्या बताया था? तो आप याद कर लीजिए, इसमें संघों के बारे में बताया था। संघों के बारे में। तो दोस्तों, ये हो गया अपना तीसरा ग्रंथ। और इसमें एक बात और, तो ये पतंजलि कौन थे? तो यह पुष्पमित्र शुंग के दरबार में एक पुरोहित थे। पुरोहित मतलब कि वह एक विद्वान थे, वो ग्रंथों का पाठ किया करते थे। तो ये हो गया। तो अब दोस्तों, अपना जो चौथा था वह है गार्गी संहिता। तो इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं कात्यायन। और उसमें क्या बताया गया है? तो इसमें भारत पर यवनों के आक्रमणों का वर्णन है। किसका वर्णन है दोस्तों? इस पर भारत पर यवनों के आक्रमणों का वर्णन है। या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि यवनों के आक्रमणों का उल्लेख है। तो भैया, ये अपने हो गए। तो इसमें दोस्तों एक देख लीजिए कि एक अर्थशास्त्र है। ये बहुत ही ज़्यादा IMP है, जो कि लगभग बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसके बाद ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अपन को क्या है, एक एक चीज़ पढ़नी है कि जैसे क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो वह अपना छूटना नहीं चाहिए। ये अपना मुख्य उद्देश्य है। तो चलिए पांचवा पढ़ते हैं, जो मोस्ट IMP है। वह है दोस्तों राजतरंगिणी। क्या है दोस्तों? राजतरंगिणी। इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना कल्हण ने की थी। कब की थी? 12वीं शताब्दी में की थी। किसके बारे में बताया गया है? तो कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आया है कि ऐसी कौन सा ग्रंथ है या ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है? तो वो है राजतरंगी। तो एक क्वेश्चन और आ गया कि इसकी रचना कब हुई थी, किस शताब्दी में हुई थी? तो ये बहुत से दोस्तों से नहीं बना था। तो दोस्तों, आप पढ़ते रहिए और लगभग नोट करते जाइए एक एक चीज़, इससे इतिहास को अपन को फिर से ना पढ़ना पड़े। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं।
तो ये हो गया था अपना 5वां, और अब अपन पढ़ते हैं 6वां, जिसको है पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो। तो यह किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? चंदवरदाई। तो इसमें क्या बताया गया है मित्रों? तो इसमें हमारे जो सूरवीर हैं, जो प्रतापी राजा चौहान वंश के हुए हैं, जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान, जिसने कि मोहम्मद गौरी को पहले युद्ध में धूल चटा दी थी, उन वीर राजा के बारे में इसमें बताया गया है। किसमें बताया गया है? चंदवरदाई में। तो दोस्तों यहाँ तक हमारे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वो हो गए। तो कुछ अन्य ग्रंथ भी हैं, तो अपन इनको भी देख लेते हैं, जिससे कि हमें आगे हमारा जो पेपर है वह फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि फंस गया तो समझ जाओ दिक्कत हो जाएगी। तो 7वां नंबर डाल के लिख लीजिए कि एक है अष्टाध्यायी। तो संस्कृत की पहली पुस्तक, संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक, संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? पाणिनि ने लिखी थी। किसने लिखी थी? पाणिनि ने। और इन्होंने एक पुस्तक और लिखी जिसका नाम है अष्टाध्यायी। क्या नाम है दोस्तों? अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी में क्या बताया गया है दोस्तों? तो इसमें मौर्य काल के पहले एवं बाद के इतिहास का वर्णन है। किसका वर्णन है? मौर्य काल के पहले और बाद के इतिहास का वर्णन है। तो चलिए दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा 8वां पॉइंट है वह मुद्रा राक्षस है। क्या है दोस्तों? मुद्रा राक्षस है। तो दोस्तों हमारा 8वां ग्रंथ हो गया मुद्रा राक्षस। तो इसमें क्या बताया गया है? तो इसकी रचना किसने की है? तो इसकी रचना विशाखा दत्त ने की है। किसने की है दोस्तों? विशाखा दत्त ने की है। और इसमें क्या बताया गया है? तो इसमें नंद वंश के पतन और मौर्य वंश की स्थापना के बारे में बताया गया है। नंद वंश के पतन और मौर्य वंश की स्थापना के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार चाणक्य ने नंद वंश का पतन करवाया और चंद्रगुप्त मौर्य को जो है मौर्य साम्राज्य की नींव रखने को कहा, और उसे एक बहुत ही शक्तिशाली और एक प्रतापी राजा बनाया। इस पूरी जानकारी मुद्रा राक्षस में है दोस्तों। किसमें है दोस्तों? मुद्रा राक्षस में है। एक ग्रंथ और याद कर लीजिए, एक है चचनामा। ये किसके द्वारा रचित है दोस्तों? अली अहमद। इसमें किसका विवरण है या किसका वर्णन है? तो इसमें अरबों की सिंध पर विजय का वर्णन है। क्या है दोस्तों? अरबों की सिंध पर विजय का वर्णन है। किसका वर्णन है? अरबों की सिंध पर विजय का वर्णन है। और आप इसमें लिख लेना विशाखा दत्त। ये हो गया अपना चचनामा। तो दोस्तों एक ग्रंथ और है जिसका नाम है विक्रमांक देव चरित्र। क्या नाम है? विक्रमांक देव चरित्र। आप लिख लीजिए, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ। विक्रमांक देव चरित्र। तो इसमें क्या है? विक्रमांक देव चरित्र, इसमें परमार वंश के बारे में उल्लेख है। किसके बारे में उल्लेख है? परमार वंश के बारे में उल्लेख है। तो आप इतना याद कर लीजिए। तो दोस्तों ये हमारे हो गए ऐतिहासिक ग्रंथ। अब अपन देखते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण या विदेशी यात्रियों का वर्णन। हाँ भी एक सेकंड ऑफ कर लें। तो दोस्तों अभी क्या है कि बरसात चल रही है, तो इस कारण कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है कि लाइट में भी समस्या हो जाती है। तो वो समस्या
ठीक हो गई है। तो चलिए दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने साहित्यिक स्रोत लगभग पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। तो अपना एक आखिरी रह गया है कि विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत। क्या रह गया है दोस्तों? विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत। विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत। नोट करते जाइएगा दोस्तों। नोट करते जाइए नोट, क्योंकि नोट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कि आप नोट नहीं करेंगे तो फिर आपसे कुछ नहीं बनेगा। तो दोस्तों विदेशी यात्रियों में अपन विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत में अपन ओनली 4 लोगों के मतलब 4 तरह के यात्रा वृत्तांत को पढ़ते हैं। तो पहला हो गया दोस्तों यूनानी, इसी को कहते हैं रोमन। और अपना एक दूसरा हो गया जिसको अपन कहते हैं अरबी लेखक। तीसरा हो गया अपना इसको कहते हैं अपन तिब्बती लेखक। तिब्बती लेखक। और एक अपना चौथा है जिसको अपन कहते हैं चीनी लेखक। तो इन सब को बारे में अपन पढ़ेंगे दोस्तों, बढ़िया एक एक बार में, बढ़िया एक नए अंदाज के साथ। तो चलिए अपन शुरू करते हैं या रोमन लेखक। तो दोस्तों इनमें जो सबसे पहले आया है वो है टेसियस। क्या है दोस्तों? टेसियस। तो यह कौन था? तो यह ईरान का राजवैद्य था। लिख लीजिए, यह कौन था? ईरान का राजवैद्य था। और इसका जो वर्णन था या विवरण था वह अंधविश्वासों पर बेस्ड था, वह अफवाहों पर बेस्ड था, इसलिए इसका ज़्यादा वो मान्य नहीं हुआ। तो दोस्तों ये हो गया। और एक सेकंड जो अपना कौन आता है जो कि वेरी आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी है, आप तो इस पर टिक लगा दीजिए, वो है हेरोडोटस। जिनकी वजह से इतिहास आज इस अवस्था में है। तो दोस्तों हेरोडोटस ने इतिहास का एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया। हेरोडोटस ने इतिहास का एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास का जनक कहा जाता है। इतिहास का जनक या फादर्स ऑफ हिस्ट्री। इन्होंने क्या किया था दोस्तों? इन्होंने इतिहास का एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया था। और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम आप याद कर लीजिए, वह पुस्तक है हिस्टोरिका। सॉरी दोस्तों, ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे, या मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। इनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिका। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन इसके और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों तीसरा है सिकंदर। इसके साथ कौन कौन लेखक आए थे? दरियाकस, ऑस्ट्रोबुलस और आने सिक्रिटस। तो दोस्तों जो तीसरा पॉइंट था वो सिकंदर। विश्व विजेता सिकंदर। सिकंदर को कौन नहीं जानता? सब लोग जानते हैं, जो नहीं जानता वह कमेंट करे। तो दोस्तों इसके साथ 3 लेखक आए थे। एक का नाम है दरियाकस, एक का नाम है
आस्टोबुलस। एक का नाम है ओनेसिक्रिटस। ये हो गया। और ये सिकंदर किसके शिष्य थे? तो यह अरस्तु के शिष्य थे। ठीक है, ये पॉइंट आप याद कर लेना। और ये निरयाकस कौन था? तो यह सिकंदर का जल सेनापति था। कौन था दोस्तों? यह सिकंदर का जल सेनापति था। तो चलिए दोस्तों, चौथा है मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज किसका राजदूत था? किसके शासन काल में आया था? उसने कौन सी पुस्तक लिखी और उसमें किसका वर्णन था? यह एक प्रश्न चिन्ह है। तो दोस्तों अब अपन आगे बढ़ते हैं और इसी को देखते हैं। तो यह किसका राजदूत था? तो यह सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। ठीक है, किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन सी पुस्तक लिखी थी इसने? तो इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। तो उसमें किसका वर्णन था? तो उसमें मौर्य युगीन संस्कृति एवं समाज और आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का वर्णन था। मौर्य युगीन सामाजिक व्यवस्था का वर्णन था और मौर्य युगीन संस्कृति का वर्णन था। यह मुख्यतः है। ठीक है, तो ये सेल्यूकस निकेटस कौन था? तो यह सिकंदर महान का एक वास्तविक सेनापति था। इसके बाद आए डाइमेकस। चलिए ठीक है, इसके ऊपर लिख देता हूँ। अब है डाइमेकस। ठीक है भैया, तो एक देश है सीरियन देश। ठीक है, तो इसके राजा कौन है और यह किसका राजदूत है? यह सब अपन इस वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ के राजा थे अंतियोकस। अंतियोकस, ठीक है। और यह किसका राजदूत था? तो यह अंतियोकस का राजदूत था। ठीक है भैया, और यह किसके दरबार में आया था या किसके शासन काल में आया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के शासन काल में आया था। बिंदुसार के शासन काल में, और इसने मौर्य युग का वर्णन किया था। ठीक है, अब आ जाओ छठवा है डायोसिकिकस। क्या है दोस्तों छठवा? डायोनिसियस। तो यह किसका राजदूत था? तो यह है मिस्सनरेस। कौन है? मिस्सनरेस टालमी। मिस्सनरेस फिलेडेल्फस। फिलेडेल्फस का राजदूत था। और यह किसके दरबार में आया था? तो यह चक्रवर्ती सम्राट अशोक के दरबार में आया था।
तो दोस्तों यह हमारा लगभग ख़त्म ही होने वाला है और एक और हमारा आखिरी बचा हुआ है, तो चलिए अपन उसको भी देख लेते हैं। तो एक और है जो है टालमी। तो यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए कि इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है, अरे सॉरी दोस्तों, क्या करो, अभी ऐसा ही काम चल दिया है। ठीक है भैया, तो अपना एक और बचा था टालमी। तो दोस्तों ये भी एक आईएमपी है, इसको आप लिख लीजिए। किसने किसकी रचना की थी? तो इसने भारत का भूगोल नामक एक पुस्तक की रचना की थी। किसकी रचना की थी? भारत का भूगोल नामक एक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, ये अपना हो गया। तो और कब की थी? तो दूसरी शताब्दी में की थी। और दोस्तों एक और है जिसका नाम है प्लिनी। क्या नाम है दोस्तों? प्लिनी। तो इन्होंने भी एक पुस्तक की जिसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री। इन्होंने भी एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री। कब की? प्रथम शताब्दी में। इन्होंने दूसरी शताब्दी में, इन्होंने प्रथम शताब्दी में। ठीक है भैया, जो होगा। तो इसमें किस चीज़ का वर्णन है? तो दोस्तों प्लिनी ने एक पुस्तक लिखी नेचुरल हिस्ट्री। तो इसमें क्या है? तो इसमें भारत के पेड़ पौधे हो गए, भारत के खनिज संपदा हो गई, उन सब के बारे में एक विस्तृत वर्णन है। किसमें है? नेचुरल हिस्ट्री में। ये तो अपना हो गया। तो एक और है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। तो इस पुस्तक के लेखक के रचनाकार अभी तक नहीं मिल पाए हैं। तो ये आप याद कर लीजिए कि ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसके रचनाकार अभी तक नहीं मिल पाए हैं। तो वो है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ये आप लिख लीजिए। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रेस सी। तो दोस्तों ये अपना हो गया क्या? यूनानी और रोमन लेखक। अब अपन पढ़ते हैं अरबी लेखक। ठीक है भैया, तो अरबी लेखक में ओनली दो लेखक मुख्य हैं। एक है अलबरूनी, ठीक है, एक है अलबरूनी और एक है इब्न बतूता। इब्न बतूता, इब्न बतूता, ये दो हैं अरबी लेखकों में। किसमें है? अरबी लेखकों में। और दोस्तों यहीं से याद कर लेना यह किस देश के थे? तो यह मोरक्को देश के थे। अरब में मोरक्को देश के थे, जिसकी वर्तमान राजधानी क्या है? इसकी वर्तमान राजधानी रिबात है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब अपन इसको देखते हैं। तो यह किसके मतलब शासनकाल में आए थे? तो यह महमूद गजनवी के। तो यह है महमूद गजनवी। ठीक है, की रचना की इन्होंने। तो इन्होंने दो पुस्तकों की रचना की और ये छा गए। एक का नाम है किताब उल हिंद और एक का नाम है तहकीक। क्या नाम है दोस्तों? तहकीक ए हिंद।
ठीक है भैया, कि दो इनकी पुस्तक थी। अब बात करते हैं इब्न बतूता की। तो यह किसके आए थे? तो यह आए थे, यह किसके शासनकाल में आए थे? तो यह आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में आए थे दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, जिसको पागल सिख्त के साथ कहा जाता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और इसका शॉर्ट नाम अपन ने रखा है मोहम्मद। ठीक है दोस्तों, ये अपना हो गया। और इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है रहला। कई बार क्वेश्चन आया है कि रहला किसकी पुस्तक है? तो वह इब्न बतूता की पुस्तक है। और इब्न बतूता का पूरा नाम क्या है? इब्न बतूता का पूरा नाम क्या है? बिल्कुल एक एक चीज़ बताऊंगा आपको, बिल्कुल बने रहिए हमारी वीडियो पर। तो उसका जो नाम है वह है, वास्तविक नाम है अब्दुल्ला। क्या नाम है? अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता। क्या नाम है दोस्तों? अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तूता, जिसको आप बतूता भी कहते हैं। क्या? अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तूता। तो भैया ये अपने दो ग्रंथ कंप्लीट हो गए, मतलब सॉरी, दो वृत्तांत अपने क्लियर हुए। कौन कौन से क्लियर हो गए? एक हो गया अपना वो यूनानी वाला, एक हो गया अपना अरबी वाला। और यही दो मुख्य है। और चीनी में ओनली दो ग्रंथ मुख्य हैं, बाकी तो अपन को याद रहना चाहिए कि कैसा कैसा में हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो तीसरा है तिब्बती। तो दोस्तों तिब्बती में कुछ खास नहीं करना। तिब्बती में तो बस अपन को तो तिब्बती में एक लेखक थे लामा तारानाथ, जिनने लिखे थे कंगयोर और तंगयोर। ये दो ग्रंथ मुख्य रूप से लिखे थे। किसने लिखे थे दोस्तों? तिब्बती लामा तारानाथ ने। ठीक है। अब दोस्तों हमारा एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया, चीनी यात्री। क्या आ गया दोस्तों? चीनी यात्री। तो चीनी यात्री में दो प्रमुख थे, एक था हेनसांग और एक था फाहान। तो दोस्तों सबसे पहले अपन फाहान को पढ़ते हैं। तो यह किसके दरबार में आया था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है। और इसने क्या कहा था? तो इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया था। क्या बताया था दोस्तों? मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया था। मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया था। किसने बताया था दोस्तों? फाहान ने बताया था। और सेकंड जो अपना है वो है हिनसोंग, जिसको अपन हिनसोंग भी कहते हैं। तो यह किसके शासनकाल में आया था? तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। दिख रहा है ना? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और यह एकमात्र ऐसा यात्री है जिसने कि हमारे भारत में आकर जो नालंदा विश्वविद्यालय है, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, इससे शिक्षा प्राप्त की थी। क्या प्राप्त की थी दोस्तों? शिक्षा प्राप्त की थी। तो शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला यात्री, शिक्षा प्राप्त की थी। तो दोस्तों नालंदा कहाँ पर है? तो नालंदा बिहार में है। नालंदा किसने बनवाया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। बिहार में।
ठीक है दोस्तों। तो उसने एक बात और कही थी, यह बौद्ध धर्म ग्रंथों को संग्रहित करके ले गया था। कौन ले गया था? ह्वेनसांग। और यह भारत में घूमते इसने एक पुस्तक की रचना की, CU की। और एक क्वेश्चन और आता है कि ह्वेनसांग भारत में कितने वर्षों तक रहा? तो 14 वर्षों तक रहा। और दोस्तों एक बात और इसमें आश्चर्यचकित करने वाली यह है कि कितने भी यात्री आए, लेकिन किसी को भी इतना बड़ा दर्जा नहीं दिया जो कि ह्वेनसांग को दिया है। तो ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? यात्रियों का राजकुमार। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, इसको तो आप नोट कर लीजिए कि ऐसा चीनी यात्री जिसको यात्रियों का राजकुमार कहा गया है वो कौन है? ह्वेनसांग। और इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंस ऑफ पिलिग्रिम्स। प्रिंस ऑफ पिलिग्रिम्स। सॉरी पिलिग्रिम्स। ठीक है। तो ये दोस्तों व्यापम के 2016 MPSI में आया था प्रिंस ऑफ। तो ये बहुत से विद्यार्थियों से नहीं बना था, तो आप बिल्कुल एक चीज़ नोट करते जाइए जिसमें बाद में कोई भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ये मुख्य 2 थे और इसके अतिरिक्त 2 और हैं जिसका नाम है संयुग्मन और इतिसंघ। क्या है दोस्तों? संयुग्मन और इतिसंघ। तो इनका कोई वास्तविक महत्व नहीं है, बस आप याद कर लीजिए कि संयुग्मन और इतिसंघ कौन से यात्री थे? तो वह चीनी यात्री थे। ठीक है भैया, तो आप यहाँ तक याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज हमारा बेसिकली जो है वह साहित्यिक स्रोत पूरा कंप्लीट हो गया है। जो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने ने हमारा साहित्यिक स्रोत पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, एक हो गया धर्म ग्रंथ। तो धर्म ग्रंथ के अंतर हमने पढ़ा था ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, बौद्ध ग्रंथ हो गया, जैन ग्रंथ हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा था कल्पना प्रधान लोक साहित्य, इसमें कि ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए और विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत हो गए। तो ऐतिहासिक ग्रंथ में हमने बहुत सारे पढ़े हैं, कुछ हमारे इम्पोर्टेंट है और कुछ हमारे नॉलेज के लिए, और हमने विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत भी पढ़ लिए। तो दोस्तों अपना साहित्यिक स्रोत आज कंप्लीट होता है। कल से हम शुरू करेंगे पुरातात्विक स्रोत। कल से हम शुरू करेंगे पुरातात्विक स्रोत। तो आज के लिए इतना ही, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड जय हिंद, जय भारत।